ने कहीं ना कहीं होम बायर्स का गणित तो बिगाड़ दिया है। वहीं छटनियां हो रही हैं, इसका असर भी हम प्रॉपर्टी बाजार में देखेंगे। तो इन तमाम सवालों का जवाब लेते हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं होमेंस के फाउंडर प्रदीप मिश्रा जी। स्वागत है प्रदीप जी आपका मनी 9 पर। सबसे पहले तो मैं आपसे अपनी फोकस स्टोरी पर बात करना चाहूंगी। फ्लैट वर्सेस अपना मकान। बड़े शहरों में तो लोग फ्लैट ही खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं, इसके पीछे आप क्या वजह देखते हैं? और फ्लैट और जो है वो प्लॉट लेकर घर बनवाने के मुकाबले बेहतर भी रहता है कॉस्ट वाइज भी ना? देखिए प्रियंका जी, बिल्कुल बेहतर है। और अगर हम बात करें मेट्रो सिटीज की, तो यहाँ लोगों का अपार्टमेंट खरीदने का सबसे बड़ा रीजन जो होता है सेफ्टी, सिक्योरिटी, कॉमन एमिनिटीज जैसे कि पावर बैकअप, कार पार्किंग, क्लब, जिम, स्विमिंग पूल, गार्डन एरिया, चिल्ड्रंस प्ले एरिया। ये सब चीजें उन्हें घर के साथ साथ मिल जाती है, उनकी कॉमन फैसिलिटीज होती है जिससे वो अवेल कर पाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि प्लॉट के प्राइजेस काफी ऊपर जा चुके हैं। तो प्लॉट खरीदना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, फिर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कराना अपने आप में एक बहुत बड़ा हैसल है। उसकी मेंटेनेंस, ये भी एक बहुत दिक्कत हो जाती है। अगर आपने 300 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट लिया है, तो 300 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट को मेंटेन करने के लिए आपको 2-3 सर्वेंट रेगुलर रखने पड़ते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर हो जाता है। कंस्ट्रक्शन भी, जैसे मैंने आपको बताया, एक बहुत बड़ा हैसल है। और फिर जो बढ़ती कीमतें हैं उसमें टीयर 1 सिटीज के अंदर प्लॉट लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। यही टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में जाएंगे तो प्लॉट कंपैरेटिवली चीप है, तो लोग प्लॉट खरीद सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपको अपार्टमेंट में बहुत कम आती है, इसीलिए लोगों की प्रेफरेंस रहती है कि वो अपार्टमेंट ही बाय करें। ठीक है, तो कॉस्ट के मामले में अपार्टमेंट जो है वो बाजी मार लेते हैं, क्योंकि आपको सुरक्षा मिल जाती है, कॉमन एम्यूनिटीज़ मिल जाती, पावर बैकअप मिल जाता है। और आप जब प्लॉट लेते हैं, जैसा कि प्रदीप जी समझा रहे थे, पहले तो आप ज़मीन का खर्चा, उस पर घर बनाने का खर्चा और उसके मेंटेनेंस का खर्चा, तो इन 3 खर्चों के लिए आपको तैयार रहना होगा। प्रदीप जी, घरों की बिक्री में जो हम एक तेज़ी देख रहे थे, अब थोड़ी सी सुस्त पड़ती हुई नजर आ रही है। दो जो आए हैं रिपोर्ट्स, एक प्रॉप इक्विटी का, एक एनारॉक का, दोनों में ही डिमांड की कमी जो है उसकी तरफ इशारा हो रहा है। ये सुस्ती बनी रहेगी क्या, या इस ट्रेंड को आप शॉर्ट टर्म के तौर पर देख रहे हैं? देखिए प्रियंका जी, थोड़ा समझने की बात यह है कि अप्रैल और मई में थोड़ा सा ये जरूर सुस्ती देखने को मिली। इसके पीछे जो रीजन मैं देख पा रहा हूँ, वो 24 फरवरी 2022 को रशिया यूक्रेन वॉर डिक्लेयर हो गया। उससे महंगाई काफी बढ़ी। और जो मेन रीजन था वो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन का था। ऑल ओवर वर्ल्ड में सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन देखी, इंडिया ने भी उसको फेस किया। इंडिया में अप्रैल मई में कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी, लेकिन मई एंड कहें या जून स्टार्टिंग की बात करें तो धीरे धीरे कमोडिटी प्राइस को कंट्रोल कर लिया गया। क्योंकि इंडिया कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे बहुत सारे खाद्य पदार्थों की उत्पादन यहीं पर होता है। यहाँ मैं एक दो चीजों को हटा दूं, जैसे एडिबल ऑयल को हटा दें, तो मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है फूड प्रोडक्ट्स की वो यहीं होती है। तो चूंकि उत्पादन यहाँ पे होता है और कृषि प्रधान देश है, इसीलिए इंडिया पे बहुत ज्यादा फर्क मुझे देखने को नहीं मिला। जून के अंदर अंदर कमोडिटी प्राइस काफी हद तक कंट्रोल कर लिए गए। इवन वेजिटेबल के प्राइस जो बहुत ज्यादा कीमत बढ़ी थी, उसको भी कहीं हद तक कंट्रोल कर लिया गया। तो जो वैश्विक दूसरा एक वजह सबसे बड़ा जो, रही रूस यूक्रेन, उसकी एक परछाई हम यहाँ पर हमने देखा है शुरुआत में। मैं इसमें एक चीज और ऐड करता हूँ कि ट्रेवल को अक्सर आप देखते हैं, गर्मियों में जो बच्चों की स्कूल की छुट्टियां पड़ती है, तो लोग अक्सर घूमने जाया करते थे। लेकिन 2020 ऑनवर्ड्स, क्योंकि गर्मियों में हमेशा कोविड का असर देखने को मिला, पहली ऐसी गर्मी है जो वैक्सीनेशन ड्राइव के कारण लोग गर्मियों की छुट्टियों में बाहर निकल पाए। लोगों राइट। का जो एक्सपेंस है वो ट्रेवल की तरफ बढ़ा। तो ट्रेवल पे जब एक्सपेंस होता है, और हमेशा से जब कोविड नहीं था, तो अप्रैल मई के महीने में चूंकि छुट्टियां होती थी, लोग बाहर निकलते थे, तो रियल एस्टेट में बाइंग कम होती थी। तो मैं प्री कोविड लेवल से अगर चेक करूं तो वो सेम एज इट इज रिस्पॉन्स है। मुझे कोई बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा। तो ठीक यस, है। दो बड़े रीजन, एक रशिया यूक्रेन वॉर, और दूसरे चूंकि गर्मी की छुट्टियों में लोग यहाँ होते ही नहीं है, तो रियल एस्टेट के लिए बहुत पॉजिटिव नहीं माना जाता। हाँ, ये जरूर है कि लास्ट क्वार्टर जो हर साल का होता है, वो चूंकि फेस्टिवल सीजन के तौर पे जाना जाता है, उस समय बहुत सारे डेवलपर कई अट्रैक्टिव स्कीम्स, डिस्काउंट्स लेकर आते हैं। तो जिस हिसाब से जून में रियल एस्टेट में बहुत अच्छी रिकवरी हुई है, और जुलाई में भी बहुत अच्छी ग्राउंड पे रियलिटी देखने को मिल रही है कि बहुत अच्छी रिकवरी हुई है, तो उसी ठीक है। प्रकार से जो फेस्टिवल सीजन एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें अच्छी स्कीम्स, अच्छे अट्रैक्टिव रेट्स के साथ जब डेवलपर्स आएंगे,
तो ये जो फेस्टिवल सीजन है वो रियल एस्टेट के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है, ये तो बात हुई पीछे की, आपने कहा दो रीजन, रशिया यूक्रेन वॉर, गर्मी की छुट्टियां, और अब पिकअप आप देख रहे हैं। अब आगे की बात करते हैं, अमेरिका में मंदी की आहट, और इससे आपको क्या लगता है भारत और भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर पर आप क्या असर देखेंगे आने वाले समय में? आपने फेस्टिवल सीजन का तो यहाँ पर जिक्र किया, ठीक है, एक वो मूड बूस्ट कर सकता है, लेकिन जब भी अमेरिका में इस तरह की आहट होती है तो भारत का रियल एस्टेट कैसे रिएक्ट करता है? देखिए प्रियंका जी, समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये सब बोल रहे हैं कि रिसेशन आ रहा है, रिसेशन आ रहा है। मैं ब्लूमबर्ग का एक सर्वे देख रहा था जिसमें वर्ल्ड के डिफरेंट इकोनॉमिस्ट से बातचीत करके वो सर्वे निकाला गया। उसमें परसेंटेज वाइज बताया गया कहाँ क्या कितने चांसेस हैं। अब श्रीलंका की बात करते हैं, जहाँ श्रीलंका जो कि ऑलरेडी इंसॉल्वेंसी के तर्ज पे खड़ा है, वहां पर भी 85% चांस रिसेशन के बताए गए हैं। अगर हम एशिया के अंदर चाइना की बात करें तो 15 से 25% चांस है। वहीं हम पाकिस्तान जो कि आर्थिक रूप से पूरी तरह से बदहाल है, वहां पर भी 3% चांसेस रिसेशन के बताए गए हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर किसी भी तरह से रिसेशन की बात को नकारा गया है। 2024 तक तो कहीं दूर दूर तक रिसेशन दिख भी नहीं रहा है। तो यहाँ पे चूंकि जीडीपी पॉजिटिव साउंड कर रही है, यहाँ नेगेटिव ट्रेंड बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, तो रियल एस्टेट मार्केट में भी जो पॉजिटिव ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा। कम से कम 2024 तक ऐसा कोई नेगेटिव ट्रेंड यहाँ नजर नहीं आ रहा। चलिए, आपके मुंह में घी शक्कर, 2024 तक आपको ट्रेंड इंटैक्ट दिख रहा है। लेकिन प्रदीप जी, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हमारे देश की, एल&टी, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सब ने जो है महंगाई को लेकर के सुस्ती जो दिख रही है उसको लेकर चिंता जता चुके हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई अपने पैकेट के साइज रिड्यूस कर रहा है। ऐसे में आपको लग रहा है रियल एस्टेट के लिए अभी कोई चिंता की बात नहीं है? कहीं ये डर है क्या कि महंगाई के चलते लोग घर खरीदना टाल सकते हैं? देखिए क्वार्टर, अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो Q4 की बात करें तो 6.9% जीडीपी रहा। Q1 के अंदर -1.6% रहा, क्योंकि सबको पता है कि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन थी। लेकिन Q2 के अंदर -0.9% रहा। मतलब साइन ऑफ रिकवरी मेरे को अमेरिका के अंदर भी दिख रही है। और अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो यहाँ जीडीपी अच्छा साउंड कर रही है। और इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 8 मंथ्स हाई के ऊपर गई है, जो कि जून के अंदर 53.9 था, वो अब 56.4 हुआ है पीएमआई। तो यहाँ पर ये मैन्युफैक्चरिंग पॉजिटिव ट्रेंड शो कर रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रेगुलर हो रहा है। तो जहाँ पर कनेक्टिविटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, वहाँ होम बायर बाइंग कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये एंड यूजर मार्केट है। यहाँ पे जो घर खरीदार निकला है वो इसीलिए निकला है क्योंकि उससे एक एक्स्ट्रा रूम की जरूरत है, अच्छी एमिनिटीज की जरूरत है, अच्छी कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, एक बेटर लिविंग। चूंकि घर एक सिक्योरिटी है, तो सिक्योरिटी के तौर पे देखा जाता है, तो इसीलिए वो बायर अब जरूरत के तौर पे घर खरीदारी कर रहा है। तो इसीलिए मुझे रियल एस्टेट में कहीं मंदी नजर आती नहीं दिख रही है। एक और चीज़ जो हो रही है वो हो रही है, जो आईटी के लिए जो शहर जाने जाते हैं, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, इन टेक कंपनियों के यूनिवर्स से अच्छी खबर नहीं आ रही है। स्टार्टअप्स में छटनी नज़र आ रही है। और आपको क्या लगता है इससे वो बाज़ार जो कि आईटी के लोगों पर आश्रित होते हैं या वहाँ पर लोग जाकर के बसते हैं, उस पर असर पड़ेगा क्या प्रदीप जी? देखिए यहाँ स्टार्टअप्स को लेके एक माहौल से ऐसा क्रिएट किया जा रहा है कि यहाँ स्टार्टअप्स ने बहुत छटनी की है और यहाँ पे उनको फंडिंग नहीं मिल रही है। देखिए मैं इससे पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ, अगर आप मेरी बात करें तो। अ, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ। एक अन अकेडमी है जिसका टॉप 3 टॉप 4 के अंदर हमेशा आता है कि सबसे ज्यादा जॉब कटिंग्स यहाँ पर हुई है। अब अन अकेडमी ने ही एक ऑफलाइन सेंटर खोला कोटा में, जहाँ पे एलन अपने आप में वहाँ मार्केट लीडर है। वहां पे जब उसने सेंटर खोला तो वहां पर ऑलमोस्ट टीचर्स की जो हायरिंग की उसे 3 इयर्स एडवांस सैलरी पे किया। तो यहाँ पर मैं इसको देख रहा हूँ कि जब स्टार्टअप खुलता है तो उसके एक्सपेंसेस कई डायरेक्शंस में होते हैं, लेकिन जब वो धीरे धीरे मैच्योर होता है तो उसे ये पता होता है कि मुझे अब एक्सपेंसेस किस डायरेक्शन में करना है। तो वो अब राइट डायरेक्शन में जो अनवांटेड एक्सपेंसेस है उसको रिड्यूस करके राइट डायरेक्शन में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। उसे पता है कि अब मेरा गोल कहाँ है। तो वहां पर वो हायरिंग भी कर रहा है, सिर्फ चटनी नहीं कर रहा, वो हायरिंग भी कर रहा है। दूसरा एग्जांपल मैं बायजूस का बताऊं तो बायजूस की भी जो जॉब कटिंग्स के अंदर उसका भी सबसे बड़ा सबसे ऊंचे नंबर्स में उसका नाम आता है। इवन बायजूस ने भी
कई इंडिया और अदर कंट्रीज में भी बहुत सारे चीजें एक्वायर करनी शुरू की है। राइट। मतलब फंड्स हैं, तो वो बेसिकली राइट डायरेक्शन की तरफ अब फंड की इन्वेस्टमेंट करने के बारे में हो रहा है। तो इससे मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत आती ठीक है, नजर नहीं आ तो रही है। जितनी भी चिंताएं मैंने रखी हैं आपने सब पे क्रॉस लगा दिया है, लेकिन एक चिंता ये बता दीजिए कि होम लोन के इंटरेस्ट रेट बढ़ने भी शुरू हो गए प्रदीप जी, इसका असर प्रॉपर्टी बाजार पर आप कैसे समझाएंगे, पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ये प्री कोविड लेवल की बात करें हम, तो 2019 जून में 5.7% रेपो रेट था, हम्म। जो कि अभी भी आप 4.90 है। हाँ ठीक है, अगर बढ़ता भी है तो मैं कहूंगा उसके बावजूद भी प्री कोविड लेवल से अभी तक मैच नहीं हुआ है, जो कि पॉजिटिव ट्रेंड है। चलिए, तो पॉजिटिव ट्रेंड्स हैं और प्रॉपर्टी बाजार पर रहेगी मैं हमारी नज़र। 2013 की ट्रेंड की एक बार बात करता हूँ। किसकी किसकी ट्रेंड? 2013 में जब रियल एस्टेट मार्केट बिल्कुल हाई पे थी, तब भी रेपो रेट जो था 7.50 था। हम्म। 2011 की बात करें तो 6.50 6.75% रेपो रेट था। तो अभी भी वो रेपो रेट मैच नहीं हुआ है। अभी भी रियल एस्टेट मार्केट में जो तेजी से कंपेयर करते हैं, तो अभी भी मेरे को इसके अंदर बहुत ज्यादा स्कोप दिख रहा है। और इंटरेस्ट रेट, होम लोन इंटरेस्ट रेट जब तक सिंगल डिजिट रहता है तब तक रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। इसको आप ये भी ले सकते हैं, अगर रेपो रेट बढ़ रहा है तो साथ में एफडी और पीएफ के ऊपर भी लोगों को आरओआई अच्छी मिल रही है। तो जो कि हमारे बुजुर्ग आज भी कई एफडीज करना पसंद करते हैं, तो उनको भी इनकम उनकी बढ़ रही है। तो राइट। ये एक पॉजिटिव ट्रेंड भी है।